हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ते हैं पाठचर्या क्या है, पाठचर्या निर्माण के आधार क्या है, पाठचर्या की प्रकृति, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो पाठचर्या शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ एवं चर्या। पाठ का अर्थ है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, और चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण। इस प्रकार पाठचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य, सीखने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य, सिखाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। पाठचर्या को अंग्रेजी में करिकुलम कहा जाता है। यह लैटिन भाषा के कुरेर से बना है, जिसका अर्थ रनवे या रेस कोर्स अर्थात दौड़ का रास्ता या दौड़ का क्षेत्र अर्थात किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मार्ग पर दौड़ना, या इसे भी कह सकते हैं एक कि करिकुलम मीन्स ए कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग ए सर्टेन गोल। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में पाठचर्या छात्रों के लिए दौड़ का रास्ता या दौड़ के मैदान के समान है, जिस पर चलते हुए छात्र अपने वांछित शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करता है। अब इसमें कुछ परिभाषाएं दिए गए हैं जिनको पढ़ते हैं। रॉबर्ट विलिच के अनुसार इनका क्या कहना है, तो शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों में क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठचर्या कहते हैं। पाठचर्या में शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक तीनों पक्ष शामिल होते हैं। कनिंघम के अनुसार पाठचर्या अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी शिष्य को कलागृह रूपी स्कूल में अपने आदर्श के अनुसार विकसित अथवा रूप प्रदान करता है। पाठचर्या शिक्षा का आधार है। इसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यह एक ऐसा साधन है जो छात्र तथा अध्यापक को जोड़ता है। अध्यापक पाठचर्या के माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है। अब हम लोग देखते हैं पाठचर्या की प्रकृति या स्वरूप। पाठचर्या की प्रकृति को शैक्षिक विकास का द्वार भी समझा जा सकता है, कहा जा सकता है। प्राचीन काल में शिक्षा की प्रकृति पूर्णतः अनौपचारिक थी। उस समय बालकों की शिक्षा परिवार एवं समाज के मध्य होती थी, लेकिन आज का शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, मतलब मीन्स बाल केंद्रित शिक्षा है। आधुनिक समय में पाठ्यक्रम की प्रकृति में अत्यधिक परिवर्तन हो गए हैं। जहां प्राचीन समय में पाठ्यक्रम का अर्थ पाठ्यवस्तु के रूप में लगाया जाता था, वहीं वर्तमान में पाठ्यक्रम की परिभाषा बहुत व्यापक हो गई है। वर्तमान में पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिन्हें अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। सभी विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के अनुसार आधार पर पाठ्यक्रम की प्रकृति को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पाठ्यक्रम की प्रकृति में विद्यार्थी की ज्ञान वृद्धि हेतु नियोजित सभी परिस्थितियां तथा उन्हें उचित क्रमबद्ध करने वाले सैद्धांतिक आधार सम्मिलित होते हैं। पहला में जो दिया गया है पाठ्यक्रम की प्रकृति में, तो पाठ्यक्रम की प्रकृति में शिक्षार्थी की ज्ञान वृद्धि हेतु, मतलब पाठ्यक्रम की प्रकृति में शिक्षार्थी की ज्ञान वृद्धि हेतु नियोजित सभी परिस्थितियों तथा उन्हें उचित क्रमबद्ध करने वाले सैद्धांतिक आधार सम्मिलित होते हैं। और दूसरा है पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वे सभी अनुभव जिन्हें वह कक्षा, प्रयोगशाला, खेल का मैदान, पुस्तकालय, पाठ्येतर क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है, समाहित होते हैं। पाठ्यक्रम की प्रकृति में सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ अनुभवों की संपूर्णता भी समाहित होती है, जिनको शिक्षार्थी विभिन्न औपचारिक साधनों द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला है पाठ्यक्रम की प्रकृति में वे सभी अनुभव समाहित होते हैं जो विद्यालय में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पाठचर्या निर्माण के आधार। चूंकि बालक की शिक्षा व्यवस्था समाज के द्वारा ही होती है, अतः पाठ्यक्रम का समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति से
संबंधित होना स्वाभाविक है। साथ ही प्रत्येक समाज अपने विद्यालयों से यह अपेक्षा भी करता है कि वे न केवल संस्कृति का संरक्षण करें बल्कि संस्कृति की प्रमुख बातों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित भी करें। इसका तात्पर्य यह है कि पाठ्यक्रम के निर्धारण में व्यक्ति एवं समाज की प्रकृति के साथ साथ विद्यालयों में प्रस्तुत की जाने वाली अंतःवस्तु एवं अनुभवों की प्रकृति पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इस प्रकार पाठ्यक्रम निर्माण वे मुख्य आधार स्तंभ में ये तीनों अर्थात समाज, व्यक्ति व सांस्कृतिक विरासत है जिन्हें पाठ्यक्रम का आधार भी कहा जा सकता है। ये तीनों एक दूसरे से इस प्रकार सहसंबंधित हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण के आधार। पहला ऐतिहासिक आधार, तो इसके पाठ्यक्रम का अतीत से लेकर वर्तमान तक के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसमें हम सभी पाठ्यक्रम की अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कि पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें वर्तमान समयों में क्या क्या बदलाव आए और कितना परिवर्तन होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। कारण, प्रगति, वर्तमान स्वरूप सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अतीत को ध्यान में रखकर वे वर्तमान को समझने का प्रयास किया जाता है। पहला ऐतिहासिक आधार हो गया। दूसरा दार्शनिक आधार। पाठ्यक्रम के निर्माण का आधारभूत स्तंभ दार्शनिक आधार को कहा जाता है। दर्शन का मतलब होता है देखना, अर्थात ज्ञान की दृष्टि से देखना। इसमें बताया जाता है कि बालक को कैसा बनाया जाए, कि बालक को आगे बनाया जाए। इसमें बालक की भविष्य की चिंता करते हुए सोचा जाता है कि बालक को कैसे बनाया जाए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आदर्शवाद, बालकों के अंदर धार्मिक, नैतिक और चारित्रिक विकास किया जाना चाहिए। इसमें बताया जाता है कि पाठ्यक्रम में उन्हीं सामग्री को सम्मिलित किया जाए जो बच्चों के अंदर धार्मिक, नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए तथा आध्यात्मिक विकास हो। अगला है प्रकृतिवाद। यह कहता है कि बालकों को विज्ञान और प्रकृति का ज्ञान दिया जाए। अगर उन्हें प्रकृति का ज्ञान दिया जाए और विज्ञान का ज्ञान दिया जाए जिससे वो प्रकृति के सापेक्ष अपना विकास कर सके और वैज्ञानिक विधियों को अपना करके अपना विकास कर सके, ये सभी प्रकृतिवादी विचारधारा हैं। अगला है प्रयोजनवादी। जॉन डीबी प्रयोजनवादी विचारधारा के हैं। वो ये कहती है कि बालक को समान के बीच के आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए, यानी उसको इस लायक बनाया जाना चाहिए ताकि वो समाज में एडजस्ट हो जाए, अपने आप को स्थापित कर सके। साथ ही इसमें बताया जाता है कि बालकों के अंदर सामाजिक क्षमता विकसित किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक बालकों में सामाजिक क्षमता विकसित नहीं होती है तब तक वह समाज में सही से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगा। अगला है यथार्थवाद। ये कहता है कि बालकों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिनसे उनका व्यावसायिक विकास हो सके, वे आत्मनिर्भर बन सके और आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ वो अपना भी विकास करे और राष्ट्र और देश का विकास करे। अगला है मनोवैज्ञानिक आधार। मनोविज्ञान हमें ये बताता है कि किस आयु के बालक को कितनी सामग्री परिचित की जाए जो उसकी क्षमता, योग्यता और रुचि के अनुरूप हो। पाठ्यक्रम वही होना चाहिए जो बालक की आवश्यकता को पूरी करे, उसकी क्षमता के अनुरूप हो, उसकी ज़रूरतों के अनुरूप हो और उसकी योग्यता के अनुरूप हो, और साथ साथ उसका मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर है उसके समानांतर हो। यानी अगर बालक का बौद्धिक स्तर निम्न है तो पाठ्यक्रम उसी बौद्धिक
स्तर के लायक होनी चाहिए। मनोविज्ञान से ही पता चलता है कि किस आयु में बच्चों में आ, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, कितना सामाजिक शैक्षिक विकास होता है। इन बातों को रख करके जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो यह मनोवैज्ञानिक आधार कहलाता है। अगर इसे अपनाकर पाठ्यक्रम नहीं बनाया जाए तो बच्चों का सही से विकास असंभव हो जाएगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है बालकों के व्यवहार को समझने के लिए, उनकी आवश्यकता को समझने के लिए, उनकी क्षमताओं को समझने के लिए। जब तक इन बातों को लेकर पाठ्यक्रम नहीं बनाया जाएगा तब तक पाठ्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। अगला है वैज्ञानिक आधार। आज विज्ञान का युग है और जितना भी आज हमें मिल रहा है वह वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है। वैज्ञानिक पाठ्यक्रम आधार में शिक्षा की क्रमबद्धता होती है। इसमें ज्ञान सरल से कठिन की ओर होती है। इससे बालकों को समझने में आसानी होती है। विज्ञान को ध्यान में रखकर जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो वह वैज्ञानिक आधार कहलाता है। अगला है सामाजिक आधार। बालक एक सामाजिक प्राणी है और जो पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है उसका केंद्र भी बालक ही है और बालक इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद समाज में जाएगा। अर्थात पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बालक पढ़कर समाज में समाहित हो जाए, समाज के साथ आसानी से मिल जाए, यह समाज के अनुरूप बने, समाज की ज़रूरतों को पूरा करे, समाज में अपना अच्छी तरह विकास कर सके, समायोजन कर सके और अपने साथ साथ समाज का विकास कर सके। पाठ्यक्रम में सामाजिक ज़रूरतों की, सामाजिक आवश्यकताओं की, सामाजिक परंपराओं को, रीति रिवाजों की, नियमों को और कानूनों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। अगला है राजनीतिक आधार। चूँकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हम इस देश के नागरिक हैं, इसलिए बच्चों के पाठ्यक्रम में राजनीतिक के बारे में भी रखना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, कक्षा शिक्षण में लोकतांत्रिक व्यवस्था हो और जो इसे पढ़े वो लोकतंत्र को समझ सके और लोकतंत्र के अनुसार अपना जीवन जिए। अच्छा नागरिक राजनीतिक नेतृत्व करने वाले बने व्यक्ति तैयार हो और देश की राजनीति को समझ सकर देश और दुनिया को एक नई दिशा दे सके। अगर हम इन सभी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करें तो निश्चित ही हमें शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त हो सकेंगे। धन्यवाद।